पंजाब में 1 जून को लोकसभा की वोटिंग होनी है, जिसके चलते 24 मई को प्रधानमंत्री मोदी जलंधर पंजाब में एक इलेक्शन रैली करते हैं, जिसके कई इंतजामात भी किए जाते हैं। जहां पर एक खास इंतजाम ये होता है कि संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर्स को घर पर डिटेन कर लिया जाता है। इसमें से कई और किसान नेताओं को पुलिस थाने में भी ले जाया जाता है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैली और कार्यक्रम कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ किसानों के साथ पुलिस इंटेरोगेशन का खेल खेलती है। दरअसल बात इतनी है कि प्रधानमंत्री की रैली के दौरान इन किसानों को प्रधानमंत्री से कुछ चंद सवाल पूछने थे और इनकी डिमांड ये थी कि अगर इनको क्वेश्चंस नहीं पूछने देते हैं तो वो वहीं पर शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक उसी तरह जैसे हमारी डेमोक्रेसी पिछड़ती जा रही है, यहाँ पर हमारे राइट्स का भी वायलेशन हो रहा है। जैसे राइट टू प्रोटेस्ट, एक आम नागरिक कहीं पर भी प्रोटेस्ट कर सकता है शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन हमारे किसान भाइयों को कुछ दूर पहले ही रोक लिया जाता है मोदी जी की रैली से कि आप मोदी जी से मिलना तो दूर, आप अपनी प्रोटेस्ट भी एक डेजिग्नेटेड जगह पर करेंगे जहां पर प्रधानमंत्री सेफ फील करते हैं। वैसे भी 2024 में हमें कई डेमोक्रेसी के एग्जांपल्स देखने को मिले हैं, जैसे कि ऑपोजिशन के बैंक अकाउंट को फ्रीज करना हो गया या फिर एक करंट सिटिंग सीएम को अरेस्ट करना। अब इस डेमोक्रेसी का बखान करने वाली सरकार को किसानों के ऊपर भी तो कुछ प्रभाव दिखाना है। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से, अनेक माध्यमों से उन्हें समझाते रहे। 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलन जीवी। 2011 के सेंसस को देखें, हालांकि जिसके बाद कोई और सेंसस हुआ नहीं है इस देश में, तो उसके अकॉर्डिंग 54.6% की पॉपुलेशन हमारे देश की एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है, जिसमें से आधी अभी भी कर्ज में डूबी हुई है। जहां एक तरफ सरकार बात करती है हमारे किसानों की इनकम डबल करने की, वहीं दूसरी तरफ हमारे किसानों की आमदनी किसी एक वॉचमैन से ज्यादा नहीं है। जहां एक आम किसान 10,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा नहीं कमा पा रहा है। अब ये पूरी बात शुरू होती है 27 सितंबर 2020 से, जहां पर बिना किसी डिबेट और डिस्कशन के बाद 3 एग्रीकल्चरल बिल पास कर दिए जाते हैं हमारी पार्लियामेंट में, जिसका विरोध हमारे किसान भाई भारी मात्रा में करते हैं और इसके चलते हमें फार्मर्स प्रोटेस्ट 2020-21 देखने को मिलता है। वो तो देखिए अब इन एग्रीकल्चरल बिल के अनुसार कोई भी किसान जाकर किसी भी कॉर्पोरेट से डील कर सकता है डायरेक्टली, लेकिन इसमें कई तरह की परेशानियों का सामना किसानों को करना पड़ सकता है। जैसे कि यहाँ पर कोई भी फिक्स्ड प्राइस मेंशन नहीं है और यहाँ पर कोई तरीका नहीं बताया जिससे कि एमएसपी को इंश्योर किया जा सके। अगर बाद में चलकर कोई डिस्प्यूट भी होता है किसान और कॉर्पोरेट के बीच में, तो उसका डिस्प्यूट रेगुलेशन का भी कोई तरीका यहाँ पर नहीं बताया जाता है। अब इन्हीं दिक्कतों के चलते किसान आंदोलन होता है, जिनमें लीगल गारंटी ऑफ एमएसपी या फिर किसानों की कर्ज माफी जैसी कुछ शर्तें रखी जाती है सरकार के सामने, जिसको बाद में चलकर सरकार मान भी लेती है, लेकिन इस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जाता। और यहीं पर आता है हमारा फार्मर्स प्रोटेस्ट 2.0। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर विजुअल्स देख रहे हैं, ये किसी इंटरनेशनल बॉर्डर के नहीं है, ये हरियाणा और दिल्ली की बॉर्डर है, जहां पर किसान आंदोलन के दौरान सरकार इस तरह के मैनेजमेंट्स करती है, जहां पर कंक्रीट लगा दिया जाता है, बैरिकेडिंग कर दी जाती है, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है किसानों के ऊपर टीयर गैस बरसाने के लिए। अब इतना इंतजाम तो किसी अपराधी को पकड़ने के लिए हमारे देश में नहीं होता है। अब फार्मर्स प्रोटेस्ट 2.0 में भी किसानों की वही 3 मेन डिमांड्स होती है, जहां पर लीगल गारंटी ऑफ एमएसपी एज पर स्वामीनाथन रिपोर्ट, किसानों की कर्ज माफी और कैसे पुराने किसान आंदोलन में किसानों के ऊपर जो लगाए गए केस हैं उनको हटा दिया जाए। तो अब आइए एक एक डिमांड को डिटेल में समझते हैं और प्रैक्टिकली भी जानते हैं कि क्या सरकार के लिए पॉसिबल है इन डिमांड्स को मानना। अब यहाँ पर किसानों की पहली डिमांड है लीगल गारंटी ऑफ एमएसपी एज पर स्वामीनाथन रिपोर्ट। अब एमएस स्वामीनाथन को आप एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन तो जानते ही होंगे। इनकी स्वामीनाथन रिपोर्ट में C2 + 50% का एक फॉर्मूला दिया है, जहाँ पर C2 स्टैंड करता है इनपुट्स के लिए, जैसे कि किसान जो सीड्स खरीदता है, पेस्टिसाइड यूज करता है, इलेक्ट्रिसिटी और उसके बाद इरिगेशन फैसिलिटीज में जो उसका खर्च जाता है, या फिर अगर किसी किसान ने जमीन को रेंट पर लिया है तो उस जमीन का रेंट भी इसमें इंक्लूड कर दीजिए और उसके ऊपर इसको 50% का प्रॉफिट मिलना चाहिए। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि 50% का प्रॉफिट किसानों को आपके टैक्स के पैसे से दिया जाएगा, तो यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात समझने की जरूरत है। किसानों का मोस्टली पैसा उनकी दूसरी फसल उगाने में लग जाता है, जहाँ पर उनके हाथ में सिर्फ चंद पैसे बचते हैं अपने परिवार का गुजारा करने के लिए।
अब ये एमएसपी की बात इस स्वामीनाथन रिपोर्ट या फिर किसान आंदोलन से ही नहीं आई है। जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो एक पॉइंट पर उन्होंने फार्मर्स के लिए एमएसपी की बात करी थी। वाह मोदी जी, वाह वाह। तो अब ऐसा क्या हो गया कि वो इस एमएसपी की बात से खुद पीछे हट रहे हैं। अब इकोनॉमिक्स ग्राउंड पर समझते हैं कि क्या एमएसपी को लागू करना पॉसिबल भी है सरकार के लिए। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर सरकार थ्योरेटिकली एक साल के लिए 23 फसलों को एमएसपी पर खरीदती है तो इससे सरकार को 10 लाख करोड़ तक का कर्जा हो जाएगा। अब ये 10 लाख करोड़ का कर्जा सरकार को तभी होगा जब ये पूरी फसल बर्बाद चली जाए या फिर सरकार इसको किसी दूसरे देश में एक्सपोर्ट ना करे या फिर इसको किसी तरह से यूटिलाइज नहीं किया जाए। वहीं एक दूसरी रिपोर्ट को देखें तो सरकार को सालाना 21,000 करोड़ रुपए खर्चने होंगे एमएसपी लागू होने के बाद। अब इसमें भी सरकार को लॉस तभी होगा जब एमएसपी का प्राइस ज्यादा हो मार्केट प्राइस से, जिसको कि सरकार स्ट्रेटेजिकली टैकल भी कर सकती है। मान लीजिए मार्केट प्राइस कम है और एमएसपी का प्राइस ज्यादा है, यहाँ पर सरकार को 5 से 10% क्रॉप को मार्केट से खरीद लेना चाहिए, जिसके बाद सप्लाई कम हो जाएगी और डिमांड बढ़ जाएगी, जिसके बाद प्राइस भी साथ साथ में बढ़ जाएगा। अब जिस तरह से हमारी सरकार मैक्सिमम रिटेल प्राइस या फिर कुछ टैक्स को इम्पोज करती है हर चीज को रेगुलेट करने के लिए, वहीं इस एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी रेगुलेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारी अकेली सरकार है जो बीज और इलेक्ट्रिसिटी पर सब्सिडी तो देती है लेकिन एक्सपोर्ट्स पर बैन लगा देती है। जहां रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान हमारे किसानों को इन एक्सपोर्ट से थोड़ा बहुत मुनाफा हो रहा था, वहीं इस साल की एक रिपोर्ट के अनुसार 40,000 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है हमारे किसानों को। अब वो 21,000 करोड़ रुपए जो कि एमएसपी पर खर्च होने वाले हैं वो इस 40,000 करोड़ के नुकसान से तो आधे ही हैं। तो हमारी सरकार इसे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह क्यों नहीं देखती है, जहां पर सरकार को आगे जाकर के किसानों को सब्सिडी देने की भी जरूरत नहीं। हमारे किसानों की बाइंग पावर बढ़ जाएगी, आगे चलकर किसान अपने आप को दूसरे सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई कर पाएंगे, जिसके चलते एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में एक बूस्ट देखने को मिलेगा। मोदी जी खुद जहां पर मिलेट्स को उगाने की बात करते हैं और इनके मैनिफेस्टो में भी लिखा गया है कि कैसे मिलेट्स को सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व में प्रमोट करेंगे, वहीं एमएसपी प्रोक्योरमेंट में ये मिलेट्स 5% से भी कम की भागीदारी रखते हैं। अब किसानों की दूसरी डिमांड है कि उनके ऊपर जितना भी कर्ज है उसे माफ कर दिया जाए। कई और डिमांड्स भी हैं किसानों की, जैसे इनको 4% इंटरेस्ट रेट पर लोन दिया जाए और इनके लिए सरकार हेल्थ इंश्योरेंस भी लाए। अब ठीक जिस तरह 2020 से 2024 तक किसानों की एक भी डिमांड को पूरा नहीं किया गया, वहीं 2024 के इलेक्शन के पहले सरकार की हिपोक्रेसी देखने को मिलती है। इनके मैनिफेस्टोस को उठाइए। 2019 के बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये वादा करते हैं किसानों के लिए एमएसपी लाने का और किसानों की इनकम को डबल करने का 2022 तक, लेकिन अब इनके 2024 के मैनिफेस्टो को उठाइए तो वहां पर दिखेगा कैसे इस तरह का एक भी प्रॉमिस नहीं है। हालांकि बात ठीक ही है, जब आप प्रॉमिसेस को फुलफिल ही नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें लिखकर क्या फायदा है। अब यहाँ पर तो बनता है ना मोदी, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब हिपोक्रेसी के मामले में बीजेपी अकेली पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। 2019 में कांग्रेस खुद एपीएमसी को हटाने की बात करती है अपने मैनिफेस्टो में, लेकिन जब फार्म बिल्स के दौरान सरकार इन एपीएमसी को हटाने की बात करती है तो कांग्रेस उसका भी विरोध करती है। जहां इनके बड़े नेता किसान आंदोलन में जाकर 23 फसलों पर एमएसपी की बात करते हैं, किसानों के लिए हेल्थ पेंशन की बात करते हैं, इनके खुद के मैनिफेस्टो में इसका कहीं नामो निशान नहीं देखने को मिलता। अब इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन यही निकल करके आता है कि कैसे सारी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन से पहले कई तरह के लंबे लंबे वादे करती है, लेकिन उसको फुलफिल करने का एक भी रोड मैप नहीं बताती है। ऐसे में आपको इन्फॉर्म्ड रहना है, एक जागरूक नागरिक बनना है, आपके साथ जो भी हुआ है उसे भूलना नहीं है, अपने राइट टू वोट का सही इस्तेमाल करना है, एक ऐसी सरकार चुनिए जो कि आपके लिए बाद में काम कर सके। अपने ऑप्शंस को देखिए, उनमें से डिसाइड करिए कौन आपके लिए बेस्ट है। थैंक यू सो मच अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है। कमेंट्स में जाकर वी फॉर इंडिया जरूर लिखें, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है। थैंक यू।